हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर का जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है ज़ोजिला टनल। अब इसमें बेसिक फैक्ट्स आपको क्या रखने ज़रूरी हैं कि ये श्रीनगर वैली और लेह को कनेक्ट कर रही है। ज़ोजिला टनल जो जिसका जिसका अब काम शुरू हुआ है कंस्ट्रक्शन का, ये श्रीनगर वैली और लेह को कनेक्ट करेगी NH1 पर, नेशनल हाईवे नंबर 1 पर। और ये 14.15 किलोमीटर की बाय डायरेक्शनल टनल होगी। बाय डायरेक्शनल टनल मतलब दोनों साइड से जिसमें आ जा सकते हैं। 3000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर बन रही है, मतलब इसकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट सी लेवल से 3000 मीटर के ऊंचाई पर बन रही है। करंटली क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पर सिर्फ 6 मंथ जो है वहाँ पर ट्रैफिक सिर्फ 6 मंथ ही चल पाता है, क्योंकि जनरली सर्दियों में वहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है और वहाँ पर वो रास्ता जाम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं कि एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है ये। और जोजिला पास आपको पता होना चाहिए कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लद्दाख के। ये आपको प्रीलिम्स के फैक्ट्स के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है। श्रीनगर और ले को लिंक करता है जोजिला पास। तो ये रोड भी जो है, ये टनल भी इसी पास को के लिए ही बन रही है, इसी पास पर बन रही है, तो इसको जोजिला टनल कह रहे हैं। ठीक है, फीचर्स आपको मैंने बता दिए जिस तरह के कि इसका डिस्टेंस कितना है। इसमें सेफ्टी मेजर्स किस हिसाब से दिए गए हैं कि एवलांचेस वगैरह ना हो। एवलांचेस मतलब हिमस्खलन वगैरह ना हो, तो उसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स दिए गए हैं सेफ्टी के। तो इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है 6 ईयर्स। तो ये 2020 में कंस्ट्रक्शन अगर शुरू हो रही है तो 2026 में इन्होंने मोटिव रखा है कि तब तक इसके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अप्रोच रोड क्या होती है? जो टनल के बाहर रोड्स बनती हैं जहाँ से पूरा प्रोजेक्ट शुरू होता है उसको अप्रोच रोड कहते हैं। वो 2.5 साल उसमें भी लगेंगे। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल गई। पहले सिर्फ 6 महीने आप कनेक्टेड रहते थे ये दोनों सिटीज़ जो थी आपस में, अब वो पूरे साल कनेक्टेड रह पाएंगी। ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। कनेक्टिविटी जब आती है तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है। आपस में कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, तो सोशल कल्चरल भी हमारा जो इंटीग्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डिफेंस ऑफ द कंट्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि आपने देखा है लद्दाख में आजकल क्या इश्यूज़ चल रहे हैं चाइना के साथ, तो हमारी को मिलिट्री की मोबिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ऑल वेदर इस कनेक्टिविटी के थ्रू हम साल के किसी भी टाइम पर हम अपनी मिलिट्री को जल्दी से जल्दी मोबिलाइज कर सकेंगे वहाँ पर। 3 आवर्स जो लगते थे अभी हमारे को NH1 पे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, अब वो सिर्फ 15 मिनट में डिस्टेंस कवर हो जाया करेगा। तो ये एक तरह से टाइम भी सेव कर रही है टनल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है OECD वर्किंग ग्रुप ऑन GLP। अब जो GLP प्रोग्राम है ये OECD का एक प्रोग्राम है जिसमें क्या करते हैं कि क्वालिटी सिस्टम का एक तरह से बेसिकली ये प्रोग्राम है कि वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी चेक करते हैं और ये देखते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन देते हैं बेसिकली कि हाँ ये फ़िट फॉर ह्यूमन यूज़ है या फिर हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक तो नहीं है। तो उसकी सर्टिफिकेशन का ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो उसी प्रोग्राम में इंडिया को उन्होंने वाइस चेयर बना दिया है, क्योंकि इंडिया में भी हमारा जो सर्टिफिकेशन का हमारा प्रोग्राम है इन केमिकल्स के लिए वो बहुत अच्छा कंपेटिटिव लेवल पर है, ग्लोबली कंपेटिटिव लेवल पर है। तो NCGM जो है इंडिया में ये काम करती है, जो कि सर्टिफिकेशन करती है कि ये जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है उनको उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है या उनकी जो सेफ्टी है वो अप टू डेट है या वो सर्टिफिकेशन के लायक है, हमारी जो ह्यूमन यूज़ के लायक है या नहीं। तो हमारे ये NCGM जो है ये ही इसको सर्टिफिकेशन करती है। ठीक है, तो नीड क्या होती है? क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके जो नॉन हज़ार्डस तो हैं, लेकिन उसको फिर भी सर्टिफिकेशन चाहिए कि हाँ वो नॉन हज़ार्डस हैं। तो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको इस केमिकल का कि वो नॉन हज़ार्डस है, उसी बेसिस पर उसमें ट्रेड हो सकता है या उसमें आगे इंडस्ट्री में उसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो ग्लोबल लेवल पर जो OECD लेवल पर जो उनका प्रोग्राम है उसमें इंडिया को वाइस चेयर बनाया गया है। इसका मतलब कि इंडिया का जो ये सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है केमिकल्स की इफ़ेक्टिवनेस का और केमिकल की सेफ्टी का, वो बहुत ही कम्पेटिटिव लेवल का है वर्ल्ड में, और उनकी सर्टिफिकेशन बहुत अच्छे लेवल की है, वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइज लेवल पर है। ठीक है, OECD देख लेते हैं क्या है। OECD एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसके 36 कंट्रीज़ मेंबर हैं।
लेटेस्ट कंट्री 2016 में लैटविया ने ज्वाइन किया है इसको। बेसिकली ये उन कंट्रीज़ की मेंबरशिप, वो उन कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बहुत हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और हाई डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जो है वो बहुत हाई है उनका। और बेसिकली सारी कैपिटलिस्ट जो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जो फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ को प्रमोट करती हैं, मोस्टली लगा लीजिए आप ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जितनी हैं जो जिनमें डेमोक्रेसीज़ हैं वो उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है ये OECD। इसका सेक्रेटरीट है पेरिस में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं चैप्टर प्रोसीडिंग्स। चैप्टर प्रोसीडिंग्स क्या टॉपिक हुआ है बेसिकली कि अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि कोई इंडिविजुअल है जो अपनी कुछ एक्शंस की वजह से, अपनी स्पीच की वजह से पब्लिक ऑर्डर को या पीस इन सोसाइटी को थ्रेटन कर सकता है, तो वो उसको बुलाकर कहते हैं कि आप हमें कन्विंस कीजिए कि आप अब आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर या फिर हमारा जो पीस है सोसाइटी का वो ट्रबल में आए, ठीक है, या फिर वो उसमें जो हमारा जो पीस है वो डिस्टर्ब हो सोसाइटी का, ठीक है। तो पहले तो बेसिकली आपसे वो पूछेंगे, मतलब जो भी जिस पर भी उनको शक है कि जिस जो ऐसा कर सकता है उसको वो कहेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उसे कन्विंस कराना होगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बॉन्ड साइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ऐसा नहीं करूँगा। बट अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं जो ये इंडिविजुअल है ये मुझे आश्वासन नहीं दिला पाया है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनको सेक्शन 111 के तहत कहेगा कि आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा मेरे साथ कि अगर आप पीस को या सोसाइटी के जो हमारे पीस को अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो आपको हम पेनल्टी लगाएंगे, या फिर पेनल्टी की बजाय अगर आप पेनल्टी भी नहीं देते हो तो हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बॉन्ड साइन कर कर उनको देना होता है कि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और जो ये हमारा पीस इन सोसाइटी, बेसिकली ये बचाने के लिए ही ये चैप्टर प्रोसीडिंग्स चलती हैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, जिसका ये बॉन्ड साइन करना एक बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब चलता कैसे है ये ACP जो है, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन कुछ ऐसा एक्ट कर सकता है जिससे कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस, कुछ पब्लिक की जो पीस है हमारी सोसाइटी में वो डिस्टर्ब हो सकता है कुछ ऐसे एक्ट की वजह से, तो वो उस इंडिविजुअल को बुलाकर उससे ये जानकारी लेते हैं कि क्या आप ऐसा कुछ करने वाले हो या नहीं, और अगर उनको लगता है कि इंडिविजुअल उनको कन्विंस नहीं करा पा रहा तो वो उनको उस इंडिविजुअल को बॉन्ड साइन करने को कहेंगे कि आप हमें लिख के दो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस केस में आप याद रखना कि इसमें FIR नहीं होती है, FIR की ज़रूरत नहीं होती है, बस वो बॉन्ड साइन हो जाता है। और जो अगर वो बॉन्ड साइन करते हैं और फिर भी अगर एक्शन ऐसा कुछ करता है वो इंडिविजुअल की जिसकी वजह से पीस को थ्रेटन होता है, सोसाइटी के पीस को, तो पुलिस उसके आगे एक्शन लेने के लिए एक्शन ले सकती है, क्योंकि उसने बॉन्ड की जो टर्म्स है, एग्रीमेंट के टर्म्स है उस इंडिविजुअल ने वायलेट की है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अब ये टॉपिक इसलिए आया न्यूज़ में क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें पाकिस्तान की मेंबरशिप सिक्योर की है पाकिस्तान ने इस UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और सबसे ज़्यादा वोट्स के साथ सिक्योर की है। तो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसके अंदर 5 ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, जो कि 5 जोग्राफिकल एरियाज़, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो एशिया और पैसिफिक रीजन, फिर नॉर्थ अमेरिका रीजन, साउथ अमेरिका रीजन, ऐसे यूरोप का कुछ रीजन, ऐसे 5 ग्रुप्स हैं। जो एशिया पैसिफिक में जो जितने मेंबर्स सिलेक्ट हुए हैं 4 सीट्स हैं उसमें, टोटल सीट्स इस UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 47 सीट्स हैं। उसमें से जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें 4 सीट्स उनको हो सकती थी, इलेक्शन होना था 4 सीट्स के लिए, उसमें से पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं, 169 वोट्स हासिल किए हैं, ठीक है। तो अब ये UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है, जैसा आपको मैंने बताया कि 47 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, किस में से इलेक्ट होते हैं, हमारे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में से। UN जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हमारी स्टेट्स हैं जो UN के बेसिकली मेंबर्स हैं वो लोग वोट करते हैं, और उसमें से ही UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ये 47 मेंबर सिलेक्ट होकर जाते हैं। अगर किसी कंट्री को ये वोट्स में जीतना है तो उसको मिनिमम 100
91 जो टोटल हमारी यूएनजीए के मेंबर स्टेट्स हैं उसमें से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिक्योर करनी पड़ेगी, मतलब ½ + 1। तो ½ + 1 क्या हुआ, 95 + 1। तो 96 सीट्स मिनिमम, वोट्स मिनिमम सिक्योर करनी पड़ती हैं ताकि वो उसके मेंबर बन सके। 3 साल के लिए एक बार मेंबर बन सकती है कोई मेंबर कंट्री यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, और 2 बार अगर वो ऐसे मेंबर बन गए, मतलब 3 + 3 6 ईयर्स के मेंबरशिप के बाद वो एकदम से दोबारा कंसेक्यूटिव टर्म के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको एक टर्म छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ 2 बार के लिए, 2 टर्म्स के लिए मेंबर बन सकती है एक कंट्री यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसमें एमसीक्यूज़ आपको नीचे मिल ही जाएंगे इस पीडीएफ में, और एडिटोरियल्स भी इसमें डिस्कस किए हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। We'll meet next time with more topics. Until then, goodbye. Thank you and take care.